सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लेसन नंबर 7 डेरिवेटिव्स पार्ट 2 ऑप्शन इस टॉपिक के ऊपर समझ प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप सभी से निवेदन होगा कि आप पहले चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर पहले स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखें, फिर स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज अ बिजनेस इसके वीडियोस देखें, और फिर जो स्टेप 3 है द मार्केट इसके वीडियो देखें, और फिर आज के वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि जो बातें यहाँ पर हो रही है उसको आप आसानी से समझ पाए। आज हम ऑप्शन इस टॉपिक के ऊपर समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो ऑप्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है पहले हम अंग्रेजी में समझ लेते हैं। An option conveys the right, not the obligation, to buy or sell an asset at a fixed price before predetermined date। तो यहाँ पे दो important terms कही जा रही है, फिक्स्ड प्राइस और प्रीडिटरमाइंड डेट, और राइट और ऑब्लिगेशन। यानी इन बातों को अब हम समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है ऑप्शन का। यानी जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तब आपको एक अधिकार प्राप्त होता है कि उस एसेट को आप दिए गए भाव के ऊपर जो फिक्स प्राइस है उसके ऊपर आप उसे या तो खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। और फिर जब एक प्री डिटरमाइंड डेट आती है जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं, जो आगे चलकर हम समझने वाले क्या होता है एक्सपायरी डेट, उस डेट पर अगर आपको लगता है कि ये आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये आपका अधिकार होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता, यानी बाध्यता जो कहते हैं हम। आप बाध्य नहीं हो कि ये आपको करना ही है, आप इसलिए फिर इसे ऑप्शन कहा जाता है। यानी आपके पास अधिकार है, आप चाहे तो वो एसेट एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस पे खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं ऑप्शन के बेसिक डेफिनेशन को। जो ऑप्शंस है वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का ऑप्शन जिसे कॉल कहा जाता है और फिर दूसरे प्रकार का ऑप्शन है उसे पुट कहा जाता है। जो कॉल है वो बाय को दर्शाता है, यानी आपको अगर लगता है कि आपका जो एसेट है जिसमें आपको खरीदी करनी है वो अगर ऊपर जाने वाला है तो आप उसका कॉल बाय करके उसमें मुनाफा कमा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि जो एसेट है उसकी प्राइस गिरने वाली है तो आप पुट ऑप्शन बाय करके उस गिरती हुई प्राइस का भी एडवांटेज ले सकते हैं। और यही बात ज्यादा करके लोग समझ नहीं पाते। जब न्यूज में उनको पता चलता है कि आज मार्केट इतना गिरा तो इतने करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान एक्चुअली किसका होता है? वो नुकसान होता है इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो ट्रेडर है जो इस तरह के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करता है वो मार्केट के दोनों दिशाओं से पैसे जनरेट कर सकता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है। तो आज हम ऑप्शन द्वारा इस बात को भी अच्छी तरह से समझने वाले कि ये कैसा पॉसिबल है। तो जो हम ऑप्शन को समझ रहे हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल कब खरीदे करता है पर्सन? जब उसे लगता है कि उस एसेट की प्राइस ऊपर जा रही है, और जब उसे लगता है कि अब इस एसेट की प्राइस नीचे आएंगी। तो यहाँ पे जब एसेट ऐसा कहा जाता है तो ये तो या फिर स्टॉक होगा या फिर इंडेक्स होगा या फिर करेंसी होगी या फिर कमोडिटी होगी। तो हमने पिछले सेशंस में ऑलरेडी देखा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये इक्विटी यानी स्टॉक के साथ इंडेक्स, फिर करेंसी और कमोडिटी, इन अलग अलग आइटम्स के साथ ट्रेड किया जा सकता है। फिर आगे चलकर हम समझते हैं कि राइट वर्सेस ऑब्लिगेशन क्या है। राइट यानी जो अधिकार है आपका, और ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, बाध्यता यानी बाध्यता। तो ये क्या है? तो जब आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ प्राप्त करते हो तो आप ऑप्शन को एक सही तरीके के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो जब भी आप खरीदते हो किसी ऑप्शन को तो आपके पास अधिकार प्राप्त होता है,
और सेलिंग जब भी करते हो यानी सेल करते हो तो उसमें फिर आपको बाध्यता यानी दायित्व आपके ऊपर रहता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो जब आप बाय करते हो तो आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड होता है। मान लो कि मैंने एक एसेट के अंदर ऑप्शन द्वारा इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करने का निश्चय किया, तो मैंने उस ऑप्शन को 10 रुपए के भाव में खरीदी किया और उसका लॉट साइज है मान लो 250 रुपए, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो जो भी अमाउंट आती है वो मेरी लिमिटेड रिस्क हो जाती है। लेकिन अगर मैंने जो इंटेंशन रख के उससे बाय किया है और अगर वो मेरे फेवर में जाने लगता है तो मुझे अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिलता है। और सेलिंग में क्या होता है ना कि अनलिमिटेड रिस्क होती है और लिमिटेड रिवॉर्ड होता है। तो आगे चलकर हम इसे समझने वाले हैं। तो जब भी आप बाय करते हैं तो आपका इरादा होता है कि जिस एसेट में, जिस स्टॉक में, जिस इंडेक्स में, जिस करेंसी में, जिस कमोडिटी में आपने बाय किया है वो ऑप्शन, उसकी प्राइस बढ़े। और जिस ऑप्शन को आप सेल करते हो तो आपका इंटेंशन होता है कि उस एसेट की, अंडरलाइंग एसेट की प्राइस घटे। तो इस तरह से ये राइट और ऑब्लिगेशन यानी अधिकार और बाध्यता या दायित्व काम करता है ऑप्शन में। तो अब हम इस राइट और ऑब्लिगेशन को और डिटेल में समझते हैं। तो बाइंग अ कॉल इज इक्वल टू राइट टू बाय अ स्टॉक, यानी जब भी आप कॉल बाय करते हो तो आपको उस स्टॉक को परचेस करने का अधिकार प्राप्त होता है। और जब भी आप सेल करते हो तो आपका दायित्व होता है कि आपको वो स्टॉक सेल करना पड़ेगा, जो भी बायर है उसके लिए। और फिर जब भी आप पुट को बाय करते हो तो आपके पास राइट होता है उस स्टॉक को सेल करने का। और फिर जब भी आप पुट को सेल करते हो तो आपके पास ऑब्लिगेशन होता है उस स्टॉक को बाय करने का। तो ये अगर आप ध्यान से देखते हो तो कॉल और पुट ये एग्जैक्टली ऑपोजिट चलते हैं। तो जब आप कॉल बाय करते हो तो आपके पास राइट होता है बाय करने का, जब आप पुट बाय करते हो तो आपके पास राइट होता है सेल करने का। जब आप कॉल को सेल करते हो तो आपके पास दायित्व होता है उस स्टॉक को सेल करने का, और जब आप पुट सेल करते हो तो आपके पास दायित्व होता है उस स्टॉक को बाय करने का। तो इस वक्त हम राइट और ऑब्लिगेशन, अधिकार जो आपका है ऑप्शन बाय करने से जो अधिकार आपको प्राप्त होता है, उसको हम दोनों सिनेरियो में समझ रहे हैं। यानी आप अगर बाय करते हो तो क्या होता है, अगर आप सेल करते हो तो क्या होता है। अब इस डायग्राम से हम और समझते हैं कि राइट वर्सेस ऑब्लिगेशन ये किस तरह से काम करता है। मान लो कि यहां पर एक कॉल बायर है, ये कॉल बायर है और ये कॉल सेलर है। तो जब भी कॉल बाय करता है कोई बायर, तो कॉल बायर के पास राइट होता है और वो बाध्य नहीं होता है कि वो ट्रांजैक्शन वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगा है। अगर वो चाहता है तो उसको क्लोज भी कर सकता है। तो इस तरह से वो वर्क होता है। और जो सेलर होता है उसके पास दायित्व होता है, उसके पास बाध्यता होती है कि वो बायर के साथ, अगर बायर उस ट्रांजैक्शन को एक्सरसाइज करता है यानी एग्जीक्यूट करता है, तो सेलर को वो जो स्टॉक है जिसमें उस बायर ने बाय किया है उसे वो पूर्ण तरह से उसको सेल करके क्लोज करना पड़ता है। और फिर पुट बायर का भी उसी तरह से राइट होता है उस स्टॉक को सेल करने का। और फिर जो पुट सेलर है वो ऑब्लाइज्ड होता है यानी उसके पास दायित्व होता है उस स्टॉक को बाय करने का। तो इस तरह से हम पुट बायर और पुट सेलर को समझ रहे हैं। और अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हम इंश्योरेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास कार है और जब भी आप कार खरीदते हो तो रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात होती है उस कार का इंश्योरेंस। जब तक उस कार का इंश्योरेंस आप लेते नहीं हो आपको उस कार की डिलीवरी नहीं मिलती है। और फिर जैसे ही आप कार खरीदते हो
हर साल आपको इस इंश्योरेंस को रिन्यू करना पड़ता है जब तक कि आप उस कार के मालिक होते हो तब तक। तो जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदी करते हो तो आप बायर हो, यानी मान लो कि आपकी कार की कीमत 10 लाख है, तो आपने 10 लाख का इंश्योरेंस 10,000 में बाय किया 1 साल के लिए। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है कि आप उस इंश्योरेंस के बायर है। तो मान लो आप कॉल के बायर है और फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका सेलर है, यानी उसने इंश्योरेंस आपको बेचा है। तो जब भी आप बाय करते हो और आपकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ हो जाता है आपके गाड़ी के साथ जिसके साथ आपको रिपेयर वर्क करना पड़ता है, तो ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरह से ये आपके पास अधिकार है, क्योंकि आपने वो इंश्योरेंस बाय किया है तो आप डिसाइड करने वाले हो, आप वो डिसाइडिंग पर्सन हो जो ये डिसीजन लेगा कि आपको ये क्लेम करना है या नहीं करना है। तो अगर आप क्लेम करने हो तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने ये इंश्योरेंस खरीदी किया है वो फिर उसका दायित्व बनता है कि जो भी रिपेयर कॉस्ट है वो आपके इंश्योर्ड अमाउंट में अगर कवर होती है तो वो पूरा पैसा आपको पे करता है। तो फिर इसी मॉडल को, इसी कंसेप्ट को स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट करने का जो जरिया है उसे कहा जाता है ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल से आपको ऑप्शन के जो डिटेल्स है वो समझ आ रहे हैं। तो फिर ऑप्शन के साथ एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है फिक्स प्राइस। तो आइए अब हम इसको जानते हैं कि फिक्स प्राइस क्या है। तो फिक्स प्राइस को एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस भी कहा जाता है, यानी वो प्राइस जिस पे आप एक डिसाइड करते हो कि इस प्राइस पे मुझे ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने का अधिकार प्राप्त हो। मान लो आपको रिलायंस का ऑप्शन बाय करना है, आप ऐसा समझते हो कि रिलायंस अब यहां से ऊपर जाने वाला है और आप जो अनुमान लगा रहे हो कि ये 100 रुपए ऊपर जाने वाला है। तो फिर मान लो रिलायंस अभी 2500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये 2600 रुपए तक जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आप 2600 रुपए का एक कॉल बाय करते हो, मान लो 50 रुपए में, और उसकी लॉट साइज है 250 रुपए। तो ये 50 मल्टीप्लाइड बाई 250 जो भी उसका आंसर आएगा वो बेसिकली होता है आपका प्रीमियम प्राइस। तो आपने वो प्रीमियम पे किया। तो कौन से प्राइस पे आपने डिसाइड किया? 2600 रुपए। ये 2600 रुपए कहां से आए ये आपने अनुमान लगाया। तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप प्राइस को डिसाइड करते हो। तो जब भी आप प्राइस को फिक्स करते हो उस फिक्स प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है, और वो इसीलिए फिर फिक्स होती है। यानी आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस भाव में, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे रिलायंस के 250 स्टॉक खरीदी करने हैं या नहीं करने हैं। तो आप वो अधिकार प्राप्त करने के लिए ऑप्शन में बाय करते हो। तो इस तरह से ये ऑप्शन का ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट होता है। और जब भी फिर वो 2600 प्राइस को टच करता है तो आपके पास फिर वो ऑप्शन होता है कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब खरीदना है तो फिर जो सेलर है जिससे आपने खरीदा है उसे फिर दायित्व होता है कि वो आपको 250 रिलायंस के स्टॉक देगा या फिर आप उसे बेचोगे। यानी आप जिस तरह का ऑप्शन का ट्रांजैक्शन इसमें प्रोसेस करते हो, तो आपने एक्चुअली एक भाव पे खरीदा और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इस तरह से आप एक ऑप्शन का ट्रेड डिसाइड करते हो। तो जो भी फिक्स प्राइस होती है उससे एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। यानी जब भी वो प्राइस अचीव होती है, मार्केट में अचीव होती है ने जैसे ही वो एसेट, तो एसेट क्या है? एसेट एक स्टॉक हो सकता है, एसेट एक करेंसी हो सकती है, एसेट एक कमोडिटी हो सकती है। तो इस तरह से जब भी वो प्राइस मीट करती है, अचीव करती है, आप डिसाइड करते हो कि उस वक्त आपको क्या करना है, वो पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है या फिर उसे
क्लोज करना है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल खरीदते हो तो आपको 250 स्टॉक्स खरीदी करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप वो डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है। तो फिक्स प्राइस यानी एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस। तो आप फिर आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप पहले से ही उस ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकते हो, यानी आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसीलिए फिर इसे ऑप्शन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नाम इसी की वजह से आता है कि आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, काफी सारे स्ट्राइक प्राइस हो जाते हैं। यानी आप 2500 के ऊपर खरीदी कर सकते हो या फिर 2600 के ऊपर खरीदी कर सकते हो। तो आपका जो भी व्यू है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, जो भी आपका व्यू है उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं फिक्स प्राइस का कंसेप्ट, जो कि एक एक्सरसाइज प्राइस होती है या फिर उसे स्ट्राइक प्राइस भी कहा जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं एक्सपायरेशन डेट। तो हमने फ्यूचर का जो लास्ट लेसन है उसमें क्या समझा कि जो डेरिवेटिव्स है ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसका यूजुअली जो टेन्योर होता है वो एक महीने का होता है या फिर एक हफ्ते का होता है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हर महीने इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए। तो जैसे फ्यूचर का एक एक्सपायरी डेट होता है उसी तरह ऑप्शन का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। तो ऑप्शन जब एक्सपायर होता है तो ऑप्शन की एक वैल्यू जनरेट होती है। तो जो वैल्यू है वो कॉल में किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, कॉल का जो फॉर्मूला है, यानी उस ऑप्शन की अगर आपको वैल्यू जाननी है तो जो करंट एसेट प्राइस चल रहा है माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल खरीदी किया है, जब आप ये गणित मिलाते हो, इनमें उस करंट एसेट प्राइस को डालते हो और स्ट्राइक प्राइस को डालते हो, तो जो भी उत्तर आता है वो उस वक्त की कॉल की वैल्यू ऐसा माना जाता है। और फिर एक्सपायरेशन के साथ पुट में भी अगर आप पोजीशन बनाते हो तो पुट का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्राइक प्राइस माइनस एसेट प्राइस। तो ये दो फॉर्मूलों को आपको समझना पड़ेगा और आगे चल के हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, उससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी, आपकी समझ और गहरी होगी इस टॉपिक को लेकर। तो इस वक्त हम अभी समझते हैं कि एक्सपायरेशन डेट के ऊपर जब भी कोई ऑप्शन, कॉल या पुट एक्सपायर होता है तो उसका जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से एक्सपायर हो रहा है, उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, कॉल का जो फॉर्मूला है, उसे कहा जाता है या उसे इस तरह से समझा जाता है कि जो भी एसेट प्राइस है, जो भी स्टॉक प्राइस चल रही है, जो भी करेंसी की प्राइस चल रही है, जो भी कमोडिटी की प्राइस चल रही है, माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, वो फिक्स प्राइस जिसका कॉल आपने खरीदी किया है या फिर बेचा है। और फिर पुट का भी उसी तरह से, लेकिन जो फॉर्मूला है यहाँ पे पुट का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्राइक प्राइस माइनस एसेट प्राइस। तो इस तरह से कॉल और पुट की वैल्यूएशन एक्सपायरी के दिन तय की जाती है। अब हम समझते कॉल और पुट्स किस तरह के होते हैं, यानी टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड में ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है अमेरिकन स्टाइल, दूसरे को कहा जाता है यूरोपियन स्टाइल। तो इन दोनों स्टाइल में क्या डिफरेंस है इसे भी आपको समझना है, और भारतीय बाजार में किस तरह के ऑप्शन ट्रेड होते हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन में क्या होता है ना कि जो ऑप्शन बायर है वो अगर डिसाइड करता है तो वो उस ट्रांजैक्शन को एक्सपायरी डेट के पहले कभी भी क्लोज कर सकता है। यानी American style options allows the option buyer to exercise the option, that is buy or sell the underlying asset at any time before expiration। यानी हर ऑप्शन का एक एक्सपायरी पीरियड होता है, तो ये एक्सपायरी पीरियड के भीतर अगर वो उस ट्रांजैक्शन को क्लोज करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये रूल अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन में अप्लाई होता है। और यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में क्या है कि जो भी बायर है उससे अगर कुछ एक्सरसाइज करना है, यानी उस ट्रांजैक्शन को लॉजिकली क्लोज करना है,
तो वो केवल और केवल एक्सपायरी डेट के ऊपर यानी उस दिन ही कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। यानी उसको अगर सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट हमेशा एक्सपायरी डेट पे होता है। यानी यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन डू नॉट अलाउ द ऑप्शन बायर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन बिफोर, यानी ये एक्सपायरी डेट के बिफोर एक्सरसाइज नहीं करते। यानी एक्सरसाइज यानी क्या, वो डिसाइड करता है कि अगर उसने कॉल लिया है तो उसे बाय करना है, उसने अगर पुट लिया है तो उसे सेल करना है। तो ये जो फाइनल एग्जीक्यूशन है, फाइनल सेटलमेंट है, ये एक्सपायरी डेट के पहले कभी भी नहीं पॉसिबल यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में। और भारतीय बाजार में जो ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं वो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन की जो वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, या फिर उस ऑप्शन की जो वैल्यू है इसमें क्या और समझ हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो ऑप्शन हैव अ वैल्यू, हर ऑप्शन का एक वैल्यू होता है और उसे कहा जाता है प्रीमियम, उसे कहा जाता है प्रीमियम। एंड ये एक्चुअली टोटली डिफरेंट होता है एसेट से। यानी मान लो रिलायंस का जो स्टॉक है वो 2600 रुपए को ट्रेड कर रहा है, तो 2600 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस है या एक्सरसाइज प्राइस है, उसकी कॉल की प्राइस और पुट की प्राइस अलग होती है। और ये प्राइस जो रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस है उससे अलग होती है। तो यही हम समझ रहे हैं। और वो प्राइस एक्चुअली रिलायंस की जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आधारित होती है। और इसीलिए फिर जो डेरिवेटिव का टर्म एग्जिस्टेंस में आता है कि हर ऑप्शन या फिर फ्यूचर अपनी वैल्यू अपने अंडरलाइन एसेट से डिराइव करता है। तो फ्यूचर में हमने देखा कि फेयर वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और फिर ऑप्शन में अब हम समझ रहे हैं कि ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक हिस्सा जिसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा हिस्सा जिसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। उस एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है ऑप्शंस के रिलेटेड, आपको इन्हें समझना पड़ेगा। तो बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है और उन्होंने फिर कहीं देखा रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत इजी है, लेकिन आपको वो ट्रेड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं। जब तक आपको ये समझ प्राप्त नहीं होगी तब तक आप एक सही समझ के साथ ऑप्शन को ट्रेड नहीं कर सकते। तो हर ऑप्शन की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कहा जाता है प्रीमियम। और ये प्रीमियम जो अंडरलाइंग एसेट है यानी जिससे ये ऑप्शन डिराइव हुआ है वो एसेट की प्राइस और ये ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस, ये दो अलग प्राइसेस होते हैं। और जो प्रीमियम है ये दो हिस्सों में फर्दर डिटेल में कैलकुलेट किया जाता है। एक हिस्से को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरे हिस्से को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसे कहा जाता है टाइम वैल्यू। तो आगे चल के हम इसके ऊपर और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले ताकि आपको ये पूरी तरह अच्छी तरह से समझ जाए। अब हम ऑप्शन वैल्यूएशन के ऊपर समझ प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें पहले हम समझते हैं कि कॉल की जो वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है और ये वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीजों की समझ रखना जरूरी है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है आईटीएम, फिर ओटीएम और फिर एटीएम। आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। अब इसे हम समझते हैं। A call is in the money when the underlying asset price is greater than strike price. तो कॉल की वैल्यू इन द मनी है, ऐसा कब होता है जब उस एसेट प्राइस की वैल्यू स्ट्राइक प्राइस से ग्रेटर होती है। यानी आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदी किया है, अगर एसेट प्राइस उससे बढ़कर आगे निकल जाती है
तो उस ऑप्शन को आप इन द मनी ऑप्शंस कह सकते हो। तो ये बातें आपको बार बार सुननी पड़ेगी और सुनकर आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब आप कोई भी कॉल बाय करते हो तो ये कॉल आपका इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है। तो ये समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इन द मनी क्या होता है। तो इन द मनी वो सिनारियो होता है, वो सिचुएशन होती है जब आपकी एसेट प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर a call is out of the money, OTM, when the underlying asset price is less than the strike price। यानी OTM कब होता है आपका कॉल की प्राइस? जब अंडरलाइंग एसेट की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से छोटी है, कम है, तब आप कह सकते हैं कि आपका जो खरीदी किया हुआ कॉल है वो OTM है। फिर a call is at the money when the asset underlying price is same as strike price। तो दोनों प्राइस जब सेम होती है या फिर नजदीक होती है तो उसे ATM कहा जाता है, एट द मनी। तो ये होता है कॉल के साथ, यानी जब भी आप कोई कॉल को खरीदी करते हो या फिर बेचते हो, क्योंकि आप कॉल को बेच भी सकते हो, खरीदी भी कर सकते हो। तो जब भी आप ये करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉल इन द मनी है, आपकी कॉल आउट ऑफ द मनी है, आपकी कॉल एट द मनी है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑप्शन की जो कॉल की वैल्यू है इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टॉक प्राइस हम पकड़ रहे हैं यहाँ पर 54 रुपीज का, और जो कॉल का प्रीमियम है वो है 5 रुपीज 50 पैसा। और जिस स्ट्राइक का हमने कॉल खरीदी किया है 5.5 रुपए में, वो स्ट्राइक है 50 रुपीज। अब इस ऑप्शन का जो एक्सपायरेशन है ये 1 महीने का है, यानी जो टाइम है, समय है एक्सपायर होने के लिए, अभी 1 महीना बाकी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस क्या चल रही है, 54 रुपीज। हमने कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदी किया है, 50 का। तो जो इसका डिफरेंस है 54 माइनस 50, जो आंसर आ रहा है वो 4 है। तो 4 क्या हो गई, उस कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। अब हम टाइम या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो प्रीमियम क्या है, 5.5 रुपए, जो हमने पहले देखा कि कॉल का प्रीमियम 5.5 रुपए। तो 5.5 रुपए माइनस 4, तो यहां पर 1.5 रुपया आपकी टाइम वैल्यू है। तो इस तरह से जब भी आप कोई कॉल को खरीदी करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि उस कॉल की एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उस कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। यानी आप खरीदी करते हो 5.5 रुपए में, लेकिन ये 5.5 रुपए में 4 रुपए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और 1.5 रुपए जो है आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो स्टॉक प्राइस चल रहा है 54 रुपीज में, कॉल का प्रीमियम चल रहा है 1.5 रुपए, और स्ट्राइक प्राइस इस वक्त हमने जो सिलेक्ट की है कॉल की वो 55 है। अब टाइम टू एक्सपायरेशन 5 दिन है। तो देखो, जब भी 1 महीना पूरा होता है स्टॉक के प्राइस एक्सपायर होने के लिए, तो प्रीमियम की प्राइस हमेशा ज्यादा रहती है, और जैसे ही हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं तो प्रीमियम की प्राइस घटती जाती है। तो स्ट्राइक प्राइस है 55 रुपीज और टाइम टू एक्सपायरेशन है 5 दिन। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 54 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 0। तो किसी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, ये रूल है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर वो वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसे 0 कंसीडर किया जाता है। तो जब भी ये सिनारियो आता है तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है -1, तो आपको उसे कंसीडर करना पड़ेगा 0। तो टाइम वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक। तो यहाँ पे जो पूरा 1.5 रुपया है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। यानी इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं,
यानी ये क्या दर्शा रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो बेसिकली स्टॉक प्राइस से बड़ी है, यानी फिर ये जो कॉल ऑप्शन हो गया ये आउट ऑफ द मनी हो गया। और ये जो पहले वाले एग्जांपल है ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो ऑप्शन है ये इन द मनी है, क्योंकि स्टॉक प्राइस है 54 और स्ट्राइक प्राइस है 50। तो जब भी स्टॉक प्राइस यानी एसेट की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होती है तो वो इन द मनी है। तो हमने पिछले स्लाइड्स में ऑलरेडी इस बातों को समझा है। तो आपको ये जो टॉपिक है ये बार बार सुनकर आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपको ये एग्जाम्पल्स और आसानी से समझ में आए। ये एक बार सुनकर समझ में आने वाली बात नहीं है, आपको इसे रिपीटेशन करना पड़ेगा ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस वक्त हम समझ रहे वैल्यूएशन ऑफ कॉल। फिर वैल्यूएशन ऑफ पुट, क्योंकि कॉल और पुट ये दो ऑप्शन है। तो पुट इन द मनी कब होता है, व्हेन अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। तो जब भी ये सिनारियो डेवलप होता है मार्केट में, पुट की वैल्यूएशन को कहा जाता है इन द मनी। तो पुट इज आउट ऑफ द मनी OTM व्हेन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। तो ये जब भी सिनारियो बनता है मार्केट में तो उसे कहा जाता है आउट ऑफ द मनी। और फिर जब भी पुट इज एट द मनी व्हेन द एसेट प्राइस इज सेम एज द स्ट्राइक प्राइस, यानी जब भी एसेट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम होती है, इक्वल होती है या नियर बाय होती है तो उसे ATM कहा जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका पुट इन द मनी है, आपका पुट आउट ऑफ द मनी है या फिर आपका पुट एट द मनी है। तो अभी हम एग्जाम्पल से पुट की वैल्यूएशन को समझते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वही हम जो कॉल में समझा था उसी को ले रहे हैं, लेकिन पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले। तो स्टॉक की प्राइस है 54, पुट का जो प्रीमियम है वो है 6 रुपीज 50 पैसा, स्ट्राइक प्राइस है 55 रुपीज, टाइम टू एक्सपायरेशन है 1 मंथ। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है पुट का वो क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस। तो 55 माइनस 50 तो 5 रुपए जो आई है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। और फिर टाइम वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू वो क्या है, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 650 है प्रीमियम का प्राइस और 5 रुपए है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो 1.5 रुपया हो गई टाइम वैल्यू। तो ये जो ऑप्शन है ये इन द मनी है, यानी ये 5 रुपए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट हुई है और जो 1.5 रुपया बचा है उसे कहते हैं टाइम वैल्यू। यानी जब तक की एक्सपायरी है तब तक इसे टाइम वैल्यू कहा जाता है। जिस दिन से लेकर एक्सपायरी के डे तक आप ये कैलकुलेशन करते हो तो 1.5 रुपया आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू करके कैलकुलेट हो रही है। फिर बाद में हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्टॉक प्राइस की वैल्यू है 55, पुट का प्रीमियम है 1.5 रुपया, स्ट्राइक प्राइस है 50 रुपीज और फिर टाइम टू एक्सपायरेशन जो है वो है 5 डेज। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है 50 माइनस 55। तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि पुट में और कॉल में जब भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हो और अगर उस फॉर्मूला का आंसर नेगेटिव आता है तो ऑप्शन में प्रीमियम जो है इंट्रिंसिक वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा 0 होता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 पकड़ रहे हैं, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। और फिर टाइम वैल्यू या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक, यानी 1.5 रुपया माइनस 0 जो है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आंसर आता है 150 रुपीज, 1 रुपीज 50 पैसा। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं
कि कॉल का वैल्यूएशन किस तरह से जनरेट होता है और पुट का वैल्यूएशन किस तरह से जनरेट होता है। तो पर्सन जब भी ट्रेड लेता है तो उसे बहुत आसान लगता है कि मैंने 10 रुपए की कॉल खरीदी कर ली या फिर 10 रुपए का पुट खरीदी कर लिया, लेकिन उसे ये समझ प्राप्त होना बहुत जरूरी है कि उस 10 रुपए में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। इससे हमें पता चलता है कि आपने जो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया है वो इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है या फिर एट द मनी है। तो इस तरह से हम ऑप्शन के वैल्यूएशन को समझ रहे हैं। तो कॉल की जो प्रीमियम है वो दो वैल्यू से बनती है, इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू, जिसे एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। तो कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल के साथ देखा है। फिर कॉल की जो टाइम वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, प्रीमियम माइनस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। द मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मिनिमम वो हमेशा जीरो होती है, और कॉल में जो भी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होते हैं या फिर एट द मनी होते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होती है। और जो कॉल इन द मनी होते हैं, आप किस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हो और स्टॉक प्राइस क्या चल रही है उसके ऊपर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करती है। तो कॉल का जो प्रीमियम है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कॉल के वैल्यूएशन के फॉर्मूले को डिटेल में। फिर इसी तरह पुट को भी समझते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू दोनों को मिला के पुट का वैल्यूएशन जनरेट होता है। तो पुट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। तो शुरुआत में याद रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप इसमें प्रैक्टिकल ट्रेड्स लेने लगोगे ये बाद में आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आपका जो पुट का स्ट्राइक प्राइस है या फिर कॉल का स्ट्राइक प्राइस है ये इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं है, या फिर वो जीरो है, और फिर टाइम वैल्यू है तो कितनी है। तो ये सारी बातें आपको वो प्राइस देखकर ही पता चलने वाली है जब आप इसमें ट्रेड करने लगोगे। लेकिन तब तक के लिए आपको इन फॉर्मूलाज को आपके नोटबुक के अंदर लिखकर आपके डेस्क के ऊपर ऐसी जगह लगाना होगा जहां पे आप इसे इजीली रेफर कर सकते हो। तो पुट की टाइम वैल्यू क्या है, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब द मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो, यानी जो मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी कॉल की इंट्रिंसिक वो हमेशा जीरो होती है, वो नेगेटिव कभी होती नहीं है। तो ये एक रूल के साथ इसे बनाया गया है। और ऑप्शन जो है प्योरली मैथमेटिक्स है, यानी आपको अगर ऑप्शन को समझना है तो आपको इन सारे फॉर्मूलाज को समझना पड़ेगा और प्राइजेस किस तरह से निकल कर आती है इनको समझना पड़ेगा, तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग आप आसानी से कर पाओगे। वरना आप अगर ये समझ आपके पास नहीं है और फिर आप ऑप्शन के ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, यानी आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। यानी वो प्राइस जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो वो किस तरह से डिराइव हुई है वो अगर आपको पता नहीं है तो फिर वो ट्रेड आप अपने समझ के साथ नहीं ले रहे हो, आप केवल ट्रेड करने के लिए कर रहे हो और ऐसा होप करते हो कि आपको मुनाफा मिले। तो इस तरह से काफी सारे लोग इसमें अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये काफी सस्ता है ऐसा वो समझते हैं। लेकिन इसमें सस्ता और महंगा कोई बात नहीं है, आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर, ये सारे बातें डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फिर पुट का जो प्रीमियम है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो इस तरह से हम पुट को भी डिटेल में समझ रहे हैं कि उसका जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और पुट के साथ जो टेक्निकल टर्म्स है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर टाइम वैल्यू, ये क्या महत्व रखती है।
फिर हम अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ऑप्शन के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, यानी ऑप्शन के प्राइस किस फैक्टर्स के ऊपर आधारित होते हैं या फिर किस फैक्टर्स के ऊपर ऑप्शन के प्राइस डिपेंड करती है। तो सबसे पहले कि आप क्या चूज करते हो, तो आप कॉल में ट्रेड कर रहे हो या पुट में ट्रेड कर रहे हो, ये फैक्टर नंबर 1 हो गया। फिर द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, तो जिसे डेल्टा या फिर डेल्टा और गामा ये दोनों कहा जाता है, यानी प्राइस अब किस वक्त क्या ट्रेड हो रहा है, यानी जो चेंज हो रहा है प्राइस में वो कैसे हो रहा है और किस गति के साथ हो रहा है, तो उसे टेक्निकल टर्म में डेल्टा एंड गामा कहा जाता है। फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस को आप खरीदी कर रहे हो, और फिर उसमें एक्सपायरेशन डेट क्या है, तो वो थीटा करके एक टेक्निकल टर्म होता है, उससे रिलेटेड होती है। फिर उस स्टॉक का वोलेटिलिटी क्या है, यानी दिन में कितने पॉइंट्स ऊपर जाता है कितने पॉइंट्स नीचे आता है, तो उससे कहा जाता है वेगा, जिसे इंप्लाइड वोलेटिलिटी एंड वेगा ऐसे कहा जाता है। फिर रिस्क फ्री इंटरेस्ट जो RHO है, रो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। और फिर डिविडेंड, तो ये जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट है, हमने फ्यूचर का जो प्राइस कैलकुलेट किया था फेयर प्राइस, उसमें RBI के साइड से कैसे उसको रेफर करना है ये हमने डिटेल में समझा था फ्यूचर में, तो वो इसी तरह से यहां पर भी अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन में एक प्रोसेस होती है प्रीमियम को डिराइव करने की, और वो प्रोसेस इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको पता होने चाहिए कि एक जो ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो उसकी जो प्राइस है ये बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, ये इन 7 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। और उसी के ऊपर फिर ये डिसाइड होता है कि आपका ट्रेड पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है, आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है या आपकी लॉस करने की संभावना है। तो इसलिए फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में ये फैक्टर्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त हम समझ रहे कि ऑप्शन के प्राइस को किन फैक्टर्स द्वारा अफेक्ट होता है, यानी जो चेंज होता है ऑप्शन के प्राइस में, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, तो ये जो चेंज है वो किस वजह से होता है, तो ये इन 7 फैक्टर्स की वजह से होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइस में जो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, RHO ये जो हमने देखे अभी, तो इन्हें टेक्निकली ऑप्शन ग्रीक्स कहा जाता है। तो डेल्टा, गामा, थीटा ये जो है ये ग्रीक्स, इसे ग्रीक्स कहा जाता है। तो ये काफी फिर मैथमेटिकल टर्म्स है जिसे समझने के लिए आप अगर चाहते हो तो इसके ऊपर काफी सारे बुक्स अवेलेबल है, आप उनको रेफर कर सकते हो। लेकिन मैं ट्रेडिंग को हमेशा सिंपल रखने की कोशिश करता हूं और जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं समझकर मेरी ट्रेडिंग में अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप डिसाइड करते हो कि आप किस तरह से ट्रेड करने वाले हो, तो उस फैक्टर्स के ऊपर, यानी वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको कंसीडर करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने जो ऑप्शन में ट्रेड किया है वो किस तरह से वर्कआउट हो सकता है। ये समझने के लिए आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन से टर्म्स है जो आपके ट्रेड के लिए अप्लाई होते हैं। वैसे सारे ऑप्शन प्राइस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन आप जिस तरीके का ट्रेड लेते हो, यानी आप बाय करते हो या सेल करते हो, तो इसके ऊपर वो डिसाइड करता है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा काम करने वाला है या ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, और उसके हिसाब से आपको उस फैक्टर को समझना पड़ता है। तो मैं ऑप्शन बायर हूं, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा थीटा किस तरह से काम कर रहा है और मेरा डेल्टा किस तरह से काम कर रहा है। तो अगर मैं इन 2 चीजों को अच्छी तरह से समझ लेता हूं तो मेरा काम आसान हो जाता है, यानी मेरा जो डिसीजन मेकिंग है, मुझे कब खरीदी करना है और कब मुझे उसमें से बाहर आना है, ये डिसाइडिंग फैक्टर करने के लिए मुझे इन 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने ऑप्शन वैल्यूएशन देखा, तो इसमें डेल्टा जो है वो किस तरह से काम करता है
इसको अब हम इस स्लाइड में समझ रहे हैं। तो ऑप्शन टाइप आईटीएम, अगर आपका ऑप्शन आईटीएम है तो उसमें डेल्टा किस तरह से काम करता है ये हम समझते हैं। तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, तो अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यू कॉल की क्या होती है आईटीएम की, वो 0.55 से लेकर 1 के बीच होती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम डेल्टा वैल्यू जो होती है कॉल और पुट में, वो 0 से लेकर 1 होती है कॉल के लिए, और 0 से लेकर -1 होती है पुट के लिए। तो जब भी आपका कॉल, आपकी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होती है तो डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 45 टू 50, 0.45 टू 0.50, और ओटीएम 0.40 टू 0। यानी इसका क्या मतलब है, आपका अगर अंडरलाइंग एसेट 1 रुपए से बढ़ता है तो आपने अगर एटीएम का कॉल खरीदी किया है तो वो 50 पैसे से बढ़ेगा। तो आपको ये कैलकुलेशन भी पता होना चाहिए। और इन द मनी है तो आप कितना डीप हो इन द मनी, उसके ऊपर 0.55 से लेकर 1 तक वो चेंज आ सकता है। और फिर अगर आप ओटीएम में आपकी खरीदी करते हो तो फिर ओटीएम में आपका डेल्टा जो है वो कम होने लगता है। यानी आपने मानो कि एक ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदी किया है तो वो 0.40 से लेकर 0 तक मैक्सिमम बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपको कब प्रॉफिट करना है, या फिर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आपको कौन से स्ट्राइक में एंटर करना है, कौन से फिक्स प्राइस में उस ऑप्शन की ट्रेड को एंटर करना है, वो समझने के लिए आपको उसकी डेल्टा की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। तो कॉल में डेल्टा 0 to 1 पॉजिटिव रहता है, आईटीएम में 0.55 से लेकर 1 तक होता है मैक्सिमम, एटीएम में 0.45 से लेकर 0.5 तक होता है, और ओटीएम 0.4 से लेकर 0 तक। तो ये रेंज ऑफ डेल्टा वैल्यूज होती है कॉल के लिए। और पुट के लिए जब भी पुट इन द मनी होता है तो वो -55 से -1 इस तरह से इंडिकेट होता है। और फिर जब भी एटीएम होता है तो 0.45 से 50 और -0.40 से 0। तो डेल्टा में नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि आप पहले तो पुट कब खरीदी करते हो, जब आपकी वैल्यू नेगेटिव जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, और ये जब आपके अगेंस्ट जाने लगती है तो पुट की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो वो कम होने के लिए इसीलिए फिर यहां पर ये नेगेटिव साइन को इंपॉर्टेंस मिलता है। तो कॉल +0 to 1, पुट 0 to -1। तो ओटीएम का कॉल कितने रेट से बढ़ता है, एटीएम का कॉल कितने रेट से बढ़ता है, और आईटीएम का कॉल कितने रेट से बढ़ता है, ये आपको अगर समझ आती है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में ट्रेड करना है, आईटीएम में करना है, ओटीएम में करना है, या फिर एटीएम में करना है। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शन के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, और अगर आप बायर हो तो आपके लिए डेल्टा जो ऑप्शन ग्रीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो तो वो पहले तो आईटीएम है या ओटीएम है या एटीएम है, ये पता होना चाहिए। और फिर अगर एटीएम है तो उसकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है, आईटीएम है तो उसकी डेल्टा वैल्यू क्या हो सकती है, और ओटीएम है तो उसकी डेल्टा वैल्यू क्या हो सकती है। तो दोनों में जब आप ट्रेड करते हो कॉल या पुट, तो ये बातें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, एडवांटेजेस क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग के। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है ऑप्शन ट्रेडिंग के, कंट्रोल मोर एसेट फॉर लेस मनी। अब देखो, आप जो हमने इंश्योरेंस का एग्जांपल समझा कि आपकी अगर 10 लाख की कार है तो आप जो साल का इंश्योरेंस भरते हो वो 10,000 है, यानी 10,000 एक साल का इंश्योरेंस भर के आप 10 लाख के रिस्क को कवर करते हो। तो यही तो फायदा होता है इंश्योरेंस का, यानी आप महंगी एसेट को कम क्वांटिटी में कंट्रोल कर रहे हो, इस तरह से आप आपकी रिस्क मैनेज कर रहे हो। तो ट्रेडिंग में भी आप आपकी रिस्क अगर मैनेज करना चाहते हो तो ऑप्शन एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी ट्रेडर के लिए। फिर ट्रेड विथ लेवरेज, यानी आप फिर समझ सकते हो कि अगर 10,000 में मैं 10 लाख का एसेट कंट्रोल कर सकता हूं और आपके पास 1 लाख है, तो फिर आप उसके हिसाब से रिलेटिवली उतने बड़े एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हो।
तो ये हो गया लेवरेज। फिर आप इससे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। आप इंट्राडे में ट्रेड करके इसमें से रेगुलर प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो एक सिस्टम को फॉलो करके। और उसके पहले ऑप्शन की जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको समझकर। फिर प्रॉफिट फ्रॉम वोलेटिलिटी, यानी जब भी कोई न्यूज आती है मार्केट में तो क्या होता है ना कि एक स्टॉक सडनली बहुत ऊपर चला जाता है या फिर बहुत नीचे चला जाता है, तो आप दोनों तरफ की मूवमेंट को ट्रैक करके उसमें पैसे जनरेट कर सकते हो। तो वो न्यूज ड्रिवन जो भी वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, वोलेटिलिटी यानी जब भी प्राइस एक्सट्रीम एंड पे जाती है, यानी जहां पे ओपन हुई उससे कुछ परसेंट नीचे या फिर कुछ परसेंट ऊपर, तो ये आगे चलकर हम समझने वाले कि इसे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वोलेटिलिटी यानी जो एक रेंज होती है उस एसेट की दिन में ट्रेड करने की, और फिर जब भी कोई इवेंट आता है तो इवेंट इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है या फिर किसी वॉर की न्यूज आती है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेरेशन का इवेंट हो सकता है, बजट डिक्लेरेशन हो सकता है, तो ये सारे इवेंट्स है जिसके ऊपर सारे एसेट्स के प्राइस काफी फ्लक्चुएट करते हैं। तो उस फ्लक्चुएशन का अगर आपको एडवांटेज लेना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग थ्रू उसका आप एडवांटेज ले सकते हो। फिर रेड्यूस और एलिमिनेट रिस्क। मान लो आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और आपको वो लंबे समय तक होल्ड करनी है, तो आपने जब इन्वेस्टमेंट की तो आपका जो नजरिया है कि प्राइस हमेशा बढ़ने वाली है, तभी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री करना चाहते हो तो आप एक पुट भी साथ में खरीद के रख सकते हो। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो आपके पुट की प्राइस बढ़ेगी, तो जो वहां पे नुकसान हो रहा है वो नुकसान आपका पुट कवर करके देगा। तो इस तरह से आप आपके पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। तो हेजिंग के लिए भी यूज होता है ऑप्शन, जिससे आप आपके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा किस तरह से बनता है? पैसा 3 तरीके से बनता है। तो वो 3 तरीके कैसा है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे रहेगा या फिर वही के वही रहेगा। तो जब आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल को खरीद सकते हो या फिर पुट को बेच सकते हो। तो ये जो भी आप दोनों एक्शन करते हो तो आप उसमें प्रॉफिट जनरेट करने की संभावना रखते हो। फिर मार्केट जब नीचे जा रहा होगा तब आप पुट खरीदी कर सकते हो या फिर कॉल को बेच सकते हो। तो ये दोनों एक्शन अगर आप करते हो, या तो पुट खरीदी करो या फिर कॉल को खरीदी करो, तो उसमें आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और जब मार्केट साइडवेज है तो आप बाय करके उसमें मुनाफा नहीं जनरेट कर सकते हो। तो आप कॉल या पुट सेल करके साइडवेज मार्केट में पैसा जनरेट कर सकते हो। यानी इन तीनों सिनारियोज में आपको प्रॉफिट करने की संभावना ऑप्शन ट्रेडिंग द्वारा उपलब्ध होती है। तो आगे चल के हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं। अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं कि मार्केट के जो बेसिक डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, अप डाउन साइडवेज, उसमें जब अप की मूवमेंट होती है तब आप कॉल खरीदी करके पैसे बना सकते हो या फिर पुट बेचकर पैसा बना सकते हो। और जब आप मार्केट नीचे आ रहा है तो आप पुट खरीदी करके पैसे बना सकते हो या फिर कॉल बेचकर पैसा बना सकते हो। और जब मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी 100 पॉइंट ऊपर जाता, 200 पॉइंट नीचे आता, तो इस तरह से जिगजैग जब ट्रेडिंग कर रहा है तो उस सिनेरियो में या फिर आप कॉल बेच सकते हो या फिर पुट बेच सकते हो। तो इस तरह से आप तीनों डायरेक्शन में पैसा जनरेट कर सकते हो अगर आप ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को जानते हो और ऑप्शन को समझकर ट्रेड कर सकते हो। तो इन तीनों सिनारियोज में आप प्रॉफिट बनाने की संभावना को बढ़ा सकते हो। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी देख लेते हैं। अगर आप रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और आप एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया है और आपने कॉल बाय किया है, तो
जो बाय करने का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। तो मान लो कॉल की जो स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट की है उसकी प्रीमियम अगर 65 रुपीज पे ट्रेड कर रही है और रिलायंस का लॉट साइज 250 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके जो भी वैल्यू आती है वो एक्चुअल आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। और आपको अगर रिलायंस की कॉल या पुट बेचनी है तो आपको फ्यूचर में जो इस तरह से मार्जिन लगती है उसी तरह से यहां पर भी मार्जिन लगती है। सो अराउंड 1.5 लाख के करीब आपको मार्जिन आपके अकाउंट में रखनी पड़ेगी। टू बी प्रिसाइज मैंने ये आज की तारीख में यानी 17 जून 2022 में क्या होती है वो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हुई है, पर ये हमेशा चेंज होती है मार्केट के सिनारियोज के ऊपर, यानी मार्केट अब किस तरह से ट्रेड कर रहा है उस तरह से वो चेंज होते रहती है। तो आपको आपके ब्रोकर के साइट के ऊपर ये सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो जब भी आप बाय करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको उतना ही पैसा लगने वाला है जितना कि आपको प्रीमियम खरीदी करने के लिए लगता है, और जब आप सेल करते हो तो आपको प्रीमियम खरीदी करने से ज्यादा पैसे आपको एज ए मार्जिन रखना पड़ता है। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा कि जब आप बाय करते हो तो आपकी रिस्क लिमिटेड होती है, तो हो के क्या होगा, ये 16,000 रुपए जो है यहाँ पर प्रीमियम के तौर से जो दर्शाए गए हैं वो जीरो हो सकते हैं। लेकिन जब आप सेल करते हो तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है, अनलिमिटेड रिस्क होती है। तो इस अनलिमिटेड रिस्क को कवर करने के लिए उसके हिसाब से मार्जिन को भी हाई रखा जाता है। तो इस तरह से एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसके हिसाब से आपको आपके फंड्स को अरेंज करके फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने की जरूरत है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन में मार्जिन को समझकर ट्रेड कर सकते हो। तो आइए समराइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि ऑप्शन क्या होता है, वो एक राइट होता है, अधिकार होता है, और फिर जो अधिकार है उससे आप उस एसेट में खरीदने या बेचने का डिसाइड कर सकते हो। तो जो बायर है उसके पास अधिकार होता है और जो सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है, बाध्यता होती है या फिर दायित्व होता है। फिर हमने देखा कि ऑप्शन के टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, कॉल और पुट। फिर हमने राइट वर्सेस ऑब्लिगेशन को डिटेल में समझा कि ये किस तरह से काम करता है। फिर इससे समझने के लिए हमने इंश्योरेंस का एग्जांपल समझा कि कैसे आप इंश्योरेंस जो आप रियल लाइफ में खरीदी करते हो वो कैसे इस ऑप्शन के ही कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया मॉडल है। फिर हमने देखा कि फिक्स प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि आप डिसाइड करो कि आपको किस प्राइस के ऊपर ट्रेड करना है, और ये जो प्राइस आप डिसाइड करते हो वो आपकी समझ के साथ मार्केट के सिचुएशन को समझकर आप डिसाइड करते हो। फिर हर ऑप्शन एक एक्सपायरी डेट होती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसका जो पीरियड होता है वो लिमिटेड होता है। तो इंडेक्स ऑप्शन इंडिया में वीकली और मंथली दोनों तरह के ट्रेड होते हैं, और स्टॉक ऑप्शन जो है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होते हैं। और स्टॉक ऑप्शंस में आपको फिजिकल डिलीवरी उठानी पड़ती है जब भी ट्रांजैक्शन एक्सरसाइज होता है तब, और उसके पहले अगर आप क्लोज करते हो ट्रांजैक्शन को एक्सपायरी के पहले तो आप फिर कैश सेटलमेंट से उसको क्लोज कर सकते हो। फिर हमने अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस ये भी देखा। तो ये क्या है कि पर्सन अगर ऑप्शन ट्रेड करता है तो एक्सपायरी डेट के पहले अगर वो एक्सरसाइज करना चाहता है उसके ऑप्शन को तो वो केवल अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस में पॉसिबल है। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस में आपको सेटलमेंट हमेशा एक्सपायरी डेट पर ही होती है। तो इंडियन मार्केट में जो भी ऑप्शंस ट्रेड होते हैं वो होते हैं बेसिकली यूरोपियन स्टाइल के। तो फिर हमने वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, यानी टाइम वैल्यू क्या है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, इन कंसेप्ट को समझा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइस को समझा, वो 7 फैक्टर्स
जिसमें डेल्टा है, गामा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, वेगा है, रो है। तो अलग अलग फैक्टर्स, फिर आप कॉल खरीदते हो या पुट खरीदते हो, तो ये सब 7 फैक्टर्स मिलाकर आपके ऑप्शन प्राइजेस को डिफाइन करती है। फिर हमने डेल्टा को समझा डिटेल में, क्योंकि हम अगर बाय करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए आईटीएम का डेल्टा क्या होता है। यानी जब भी आपका अंडरलाइंग स्टॉक 1 रुपए से बढ़ता है तो आपकी ऑप्शन प्राइस कैसे बढ़ने वाली है, घटने वाली है। तो ये समझने के लिए हमने डेल्टा को समझा। फिर एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शंस को हमने समझा कि कैसे ऑप्शन को अब एक छोटा सा प्राइस देकर, यानी जो प्रीमियम का प्राइस है वो देकर एक बड़े एसेट को कंट्रोल कर सकते हो, यानी ये एक लेवरेज ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ओवरऑल जो डेरिवेटिव्स है ये लेवरेज ट्रेडिंग का हिस्सा है, और अगर आप इसे समझ के साथ करते हो तो लेवरेज आपके फेवर में अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करने की संभावना रखता है। अगर आप इसे बिना समझ के करते हो तो यही लेवरेज आपकी पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। यानी ये 2 एज सोर्ड जैसा है, तलवार है जिसको दोनों तरफ से धार है। अगर आप उस तलवार को ठीक तरह से हैंडल करना सीख जाते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो हम एनएससी इंडिया के साइट के ऊपर जाते हैं, जो हमने देखा है पिछले सेशंस में, जो उसका URL है, यानी जो लिंक है www.nscindia.com। तो जब भी आप इसे टाइप करते हो आपके ब्राउजर में तो इस तरह से होम पेज आता है, और फिर जब भी आप मार्केट डेटा को क्लिक करते हो तो नीचे देखो आपको ऑप्शन चेन दिखाई देता है। तो जब भी आप इस ऑप्शन को लिस्ट करते हो, क्लिक करते हो, तो आपको फिर अभी इस वक्त हम जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स का देख रहे हैं, और वो कौन से एक्सपायरी का है, नेक्स्ट वीक थर्सडे 23 जून 2020 को एक्सपायर होने वाले ये सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्क्रीन पर जो लेफ्ट साइड में है वो कॉल्स है और जो राइट साइड में वो पुट है। तो ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये येलो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपके इन द मनी स्ट्राइक्स। यानी देखो प्राइस जो चल रही है इंडेक्स की वो कितनी चल रही है, वो चल रही है 15,293.50। तो हमने हमारे डिस्कशन में समझा कि अगर वो प्राइस आपकी स्ट्राइक प्राइस इससे लेस देन है तो वो इन द मनी हो जाती है। तो जो भी लेस देन वैल्यू है वो येलो कलर में आपको यहां पर इंडिकेट की जाती है। तो ये हो गया आईटीएम। और फिर जो व्हाइट कलर में जो स्ट्राइक प्राइस है, तो ये जो 1500, 300, 15,300, 15,250, यानी जो 50-50 डिफरेंस की जो स्ट्राइक्स दिखाई जा रही है, ये फिक्स प्राइस है, ये एक्सरसाइज प्राइस है। आप डिसाइड करोगे कि कौन से प्राइस का कॉल या पुट आपको खरीदी करना है। तो जो व्हाइट कलर है वो ओटीएम है, ये ओटीएम है, कॉल का ओटीएम है, और जो ये है ये पुट का ओटीएम है, और जो येलो कलर है ये पुट का आईटीएम स्ट्राइक प्राइसेस है, और ये कॉल जो है येलो कलर में ये कॉल के आईटीएम है। और जो प्राइस है 15,293 के निकट जो ट्रेड कर रहा है, तो ये जो लाइन है ये एटीएम हो गया। तो जो एलटीपी है, तो एटीएम का जो प्राइस चल रहा है वो 150 रुपए के करीब चल रहा है, और जो कॉल का जो प्राइस है वो चल रहा है 201 रुपीज में। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि ये निफ्टी के रिलेटेड ऑप्शन चेन है। तो इसको ऑप्शन चेन कहा जाता है क्योंकि ये सारे डिटेल्स आपको एक ही पेज में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इंडेक्स का या फिर जो भी इंडेक्स निफ्टी में ट्रेड होते हैं, यानी एनएससी एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं वो, या फिर आपको स्टॉक का चाहिए तो स्टॉक का। तो हम रिलायंस का एग्जांपल देख रहे थे, तो हम क्विकली देख लेते हैं कि रिलायंस का किस तरह से ऑप्शन चेन हमें दिखाई देता है। तो आप स्क्रॉल करोगे तो आप फिर रिलायंस के स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप रिलायंस के स्टॉक को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे फिर 2600 रुपए जो है वो एट द मनी चल रहा है, यानी देखो 2605। तो 2605 है ना, जो प्राइस
यानी स्टॉक की प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस के निकट है उसे हमेशा एट द मनी कहा जाता है। तो जो येलो कलर आपको दिख रहा है वो आईटीएम है कॉल का लेफ्ट साइड का, और जो येलो कलर है राइट साइड का वो पुट का आईटीएम है। तो आपको इस साइट पे जाकर ये सारी बातों को देखना पड़ेगा, तब आप जाकर इसको धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस से ही आप ऑप्शन को सही तरीके से समझ सकते हो, और पहले समझ प्राप्त करनी है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अगर आप पहले ट्रेड लेते हो बिना किसी समझ के साथ, तो आप बहुत बड़ी रिस्क के साथ खेल रहे हो, यानी आपका कैपिटल रिस्क पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, और बहुत से जो लोग हैं ये इसे बिना समझे ही शुरुआत कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये चलता नहीं है, ये गैम्बलिंग है। तो एक्चुअली वो समझ बढ़ाने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो वो एक्चुअली गलत है। पहले आपको अगर किसी बात में कुछ एक्शन लेनी है तो वो एक्शन लेने से पहले आप उस टॉपिक को पूरा समझना बहुत जरूरी है। तो यही कुछ बातें थी ऑप्शन के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।